नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी, नागपुर, महाराष्ट्र से आप सभी दर्शकों का क्राइम पेट्रोल दस्तक में स्वागत करता हूं। पिछले कुछ सालों में हमारे देश के लोगों ने यह बात साबित की है कि वो सिर्फ मध्यम वर्गीय आहें नहीं भरते। जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए देश की जनता सड़कों पर उतर आई है। मीडिया और इंटरनेट को हथियार बनाया है। इस क्रांतिकारी जोश ने सरकार और प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। कई बंद फाइलें खुली हैं और गुम फाइलें मिली हैं। पर बड़े दुख और चिंता की बात है कि न्याय के लिए दस्तक जुर्म होने के बाद ही क्यों दी जाती है। जुर्म होते होते पीड़ित की दस्तक को खामोशी क्यों निगल जाती है। आज का हमारा ये स्पेशल एपिसोड हमारे देश के बिल्कुल बीच नागपुर में हुआ। ये केस इतना गरमाया कि मानो नागपुर की मशहूर गर्मी इसके सामने ठंडी पड़ गई। यहीं से आती जाती रहती है। तो देख, वो उस गली से आएगी साली। ये रोज का है क्या? यही रास्ता, यही टाइम। टाइम देख, 10:15। 10:15। 10:30 बजे कॉलेज शुरू होता है। हॉस्टल से कॉलेज आने में करीबन 15 मिनट लगते हैं। आती ही होगी। वो देख, आ गई। देख, काम इसी गली में करना है, समझा? और काम उतार के सीधे भाग जाना यहाँ से। कहीं और से करोगे तो लड़की भाग निकलेगी, चिल्लाएगी, लेने के देने पड़ सकते हैं हमें। तू टेंशन मत ले भाई, तेरा काम हो जाएगा। काम आधा मत छोड़ना, लड़की का काम पूरा का पूरा खत्म कर देना। कब करना है? कल के कल, कोई और दिन नहीं। तू रहेगा? नहीं, मैं नहीं, मैं फ़ोन पर रहूँगा। क्या यार, सुबह सुबह क्या हो गया? क्यों इतनी सैड साउंड कर रही है? ओए होए, ये रात रानी सुबह सुबह कैसे खिल गई? एक्स्ट्रा क्लास है यार, बॉयफ्रेंड के साथ। कौन सा सब्जेक्ट? काश ऐसा होता। तेरे मुंह में डेरी मिल्क। यार लेकिन तुम कॉम साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के ना मजे है। सुबह सुबह क्लास खत्म, फिर पूरा दिन मस्ती मारो। ओए काव्या, इन कॉम साइंस वालों के मजे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के नहीं। चल मैं जा रही हूँ नहाने। ए सुनीता सुनीता प्लीज, मैं जान में ना, मैं सॉलिड लेट हो रही, प्लीज प्लीज प्लीज। चल पर जल्दी कर। हाँ पक्का पक्का। जल्दी जल्दी। ओ नेहा, थोड़ा पानी हम लोग के लिए भी छोड़ देना। हाँ यार। और काव्या, कैसी चल रही है तेरी लव स्टोरी? कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रही है। सुबह सुबह फोन देख। मैं क्यों देखूं? तू दे, तेरा बॉयफ्रेंड है ना। हाय हाय, वारी जाऊं। तू तो बुक दे भाई, किसी को लिफ्ट ही नहीं देती, वरना 1 डज़न हॉटीज फिदा है तुझ पर। मेरी तो डेथ ही हो गई। अब फूट ले प्लीज, वरना तेरा बॉयफ्रेंड है ना, कोई और ले जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, अरे अभी 1 घंटे पहले तो बात हुई थी।
बोल क्या हुआ? हेलो हाँ बोलो। काव्या, कैसी हो? मुझे क्या हुआ है? रॉकिंग एज यूजुअल। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? 4 दिन से बिल्कुल ऑफ रेडार, बस फोन ही किए जा रहे हो, दिखाई नहीं देते। अरे कुछ नहीं, बस आ जाऊंगा वहाँ पर। अच्छा सुनो ना, वो निकल गई। सो इरिटेटिंग यार, हर टाइम सेम क्वेश्चन। बस ये लास्ट टाइम काव्या। अच्छा ठीक है, होल्ड करो, लेट मी चेक। हेलो, अपने कमरे में नहीं है वो, शायद निकल गई होगी। ठीक है, मैं फोन करता हूँ बाद में। बाय। हाँ बोल। वो हॉस्टल से निकल चुकी है, तैयार रहना, रास्ते पर। चल ठीक है, बाय। तैयार रहो, लड़की आ रही है। अरे हाँ, मेरी चिंता करना कब छोड़ेगी तू? फ्रूट, दूध सब टाइम पे ले रही हूँ मैं। ए, चलो निकलो, लड़की आ गई। जल्दी, अबे जल्दी करो, जल्दी। आई, बाबा को कहना इस बार क्लास टॉप करके रहूंगी मैं। अरे खून पसीना एक हो रहा है। थर्ड रिवीजन चल रहा है आई, आंखें बंद भी करूंगे ना तो भी 90% तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे हाँ, कसला है ड्रामा आई, 15 दिन बाद आ रही हूँ ना घर में। बैठ जल्दी बैठ। किसी ने भी मुंह खोला ना, मैं उसका सब कुछ खोल दूंगा, अंदर बाहर आर पार, क्या कोई मुंह नहीं खोलेगा। दिन दहाड़े बीच बाजार सुनीता सड़क पर तड़प रही थी। उसकी पीठ में छुरा अटका हुआ था। दर्द से बेहाल सुनीता मदद के लिए रो रही थी। भीड़ इकट्ठा हुई, लोग खौफ भरी नजरों से देख रहे थे और आखिरकार एक बहादुर उस भीड़ से निकला। एक मिनट, ऑटो रिक्शा लेके आओ जल्दी, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। चल चल जल्दी। अटैक केस है, इस लड़की का बहुत खून बह गया है, प्लीज कुछ कीजिए। आप एक काम करिए, आप रिसेप्शन में जाइए और फॉर्म फिल करिए, उसके बाद हम तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। देखिए ये पुलिस केस है, जितनी जल्दी हो, टाइम वेस्ट मत करिए, आप जल्दी जाइए। वॉर्ड बॉय, ये सुनीता भी ना बात के बीच में ही फोन काट देती है। अरे बाबा, उसकी बैटरी डाउन हो गई होगी। उसकी बैटरी कभी डाउन होती है क्या? बात के बीच में ही फोन कट गया, कमाल है। आई, सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, ताई क्लास में होगी। कविता, वो क्लास में नहीं है, क्लास में वो फोन हमेशा बंद रखती है। रिंग जा रही है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मी बावड़नकर बोलते, तुम्ही कोण? लेकिन ये फोन आपके पास कैसे आ गया? ये तो मेरी बेटी सुनीता का फोन है। देखिए वो मुझे नहीं जानती। आप लोग जल्दी सावित्रीबाई फुले मेडिकल कॉलेज आ जाइए, आपकी बेटी पर अटैक हुआ है। क्या? हॉस्पिटल में अटैक हुआ है? ये आप क्या बोल रहे हैं? ये देखिए तो क्या बोल रहे हैं? सुनीता पे अटैक हुआ है। हेलो जी हाँ, वो कॉलेज जा रही थी, तभी किसी ने उस पर छुरा मार दिया। मैंने उसे एडमिट किया है, वो काफी सीरियस है। आप लोग प्लीज जल्दी यहाँ पर आ जाइए। क्या हुआ? काय झालं मला सांगा ना, काय म्हणतात ते? सुनीता को
चाकू मार दिया किसी ने। चाकू मार दिया। फुल टू पूरा खत्म करने का इरादा था, पूरा हुआ। रामनगर चौक पे हुआ था ये सब। कितने लोग थे? ते काय माहित नहीं। मतलब अटैक होते हुए मैंने नहीं देखा, मैं वहीं पर रहता हूँ। जैसे ही मैं कार्यालय से बाहर निकला तो देखा कि गली में भीड़ जमा थी। पास जाकर देखा तो ये वहीं पर सड़क पर पड़ी हुई थी। पब्लिक सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देख रही थी साहब, मुझसे देखा नहीं गया। वो पार्टी का जो बोर्ड है ना, वहीं पर मेरा ऑफिस है। मैंने खून होते देखा नहीं, ये दो भी जो है उसने देखा होगा पक्का। ये हाँ। नमस्ते साहब। बोल मत, देखा नहीं। देखा साहब, 3 लोग थे, फटफटी पर थे, लेकिन चेहरा नहीं देखा सर। साहब उन लोगों ने चाकू से खचा खच इतनी बार मारा और मोटरसाइकिल पे सवार को भागे साहब। कहाँ भागे? सर राइट साइड में भागे साहब। आओ कम। ओए, सरे आम दिन दहाड़े लड़के का कत्ल होता है और तुम इसे किसी ने देखा नहीं? हाँ? साहब हमने कुछ नहीं देखा साहब। थर्ड लगाओ, फिर दिखेगा। सब 2-3 लोग साहब नल पे गए थे हाथ धोने। हाथ धोकर चला गया यहीं से, सही है ना? हाँ सुना था साहब। हाँ। लेकिन मैं तब यहाँ नहीं थी। फिर कौन कौन थे यहाँ? कौन कौन थे? अरे इतने पास से चेहरा तो जरूर देखा होगा। हाँ? तुमने देखा? मैं भी यहाँ नहीं थी साहब। कमाल है। हिम्मत और उनके दुस्साहस ने लोगों को सुन कर दिया था, लेकिन फिर भी पुलिस को हत्यारों के बारे में बताने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन अपना रोष जताने पब्लिक सड़कों पर जरूर उतर आई। सबको खेद था, सबको न्याय चाहिए था, और निशाना हमेशा की तरह पुलिस को बनाया जा रहा था। तीन अटैकर्स थे सर, लेकिन किसी भी विटनेस को चेहरा याद नहीं है। प्रोफेशनल थे। 15 बार स्टैबिंग हुई है सर। छुरा लड़की के पीठ में ही छोड़ दिया, वही आराम से हाथ भी धोया। पक्का हार्डकोर किलर्स मालूम पड़ते हैं सर। हार्डकोर इन्वेस्टिगेशन करो ठावले, पूरा शहर जल रहा है। जी सर। सुनीता बहुत स्वीट थी सर, बहुत सिंपल थी। उसका किसी के साथ कोई पंगा नहीं था। कोई उसे सता रहा था क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो सुनीता मुझे ज़रूर बताती, नहीं तो संजीव को तो ज़रूर बताती वो। संजीव कौन है? संजीव उसका बॉयफ्रेंड है, वो मुंबई में रहता है। उसकी फ्यूनरल के लिए भी आया था वो। ये संजीव का पता लगाओ, उसे थाने में बुलाओ। सुनीता किस कमरे में रहती थी? सब फर्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 24। वार्डन से पूछ के उस रूम की चाबी लेके आओ। सर, ये कुछ एफिडेविट मिले हैं। पुश्तैनी जमीन। गुड।
साहब, सुनीता का पेपर वर्क एकदम सटीक रहता था, इसलिए प्रॉपर्टी के सारे काम वही देखती थी। प्रॉपर्टी का कुछ चल रहा था क्या? हाँ, मेरे भाई के साथ, लेकिन कोई लफड़ा नहीं। हम लोग केवल बंटवारा कर रहे थे। मेरी तरफ से सब क्लियर था। भाई की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था? बिल्कुल क्लियर था साहब, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी साहब। वो मेरी भतीजी थी। भतीजी क्या, मेरी बेटी थी साहब। बेटी ही थी ना? हाँ साहब। तो बताइए क्यों हुआ उसका मर्डर? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं चुप बैठता? और देखो इंस्पेक्टर साहब, हर प्रॉपर्टी का मामला लफड़े वाला नहीं होता साहब। जी सर, मैं ही संजीव हूँ, सुनीता का फ्रेंड। सिर्फ फ्रेंड? जी, बॉयफ्रेंड। कब, कैसे और कहाँ? वो सर 12वीं क्लास में एक साथ पढ़ते थे। 25 मार्च को कहाँ थे? सर मुंबई में, दोपहर को मुझे पता चला। लास्ट बात कब हुई थी? सर एक दिन पहले, 24 मार्च को, तकरीबन रात 10 बजे। मैंने टाइम पूछा क्या? हाँ साहब उधर मैं सतारा में था, माँ की कसम। चुप बे, तेरी माँ को पता चलेगा तो काट डालेगी तेरे को। क्या रे हीरो, तू कहाँ था 25 मार्च को? साहब अपन को इंसल्ट मत करो, वो क्या है कि अपन एक ही बार में फुल टू कर देता है। ये 15 बार में टिचू टिचू करके मारेगा ना तो अपन धंधे से भी आउट हो जाएगा। फिर कोई अपन को सुपारी तो क्या सिंगदाना भी नहीं देने वाला। सलाम साहब। साहब इस लड़की का पूरा पर्चा चिट्टा खोला है, कोई ऐसा सेक्स स्कैंडल वैंडल कुछ भी नहीं है साहब। कोई एमएमएस छुपके किसी ने कोई वीडियो या फिर फोटो निकाल के नेट पे डाला? नागपुर से जो भी ब्लूप्रिंट नेट पर आता है ना साहब, अपने को तो खबर होता ही है ना साहब। इसका ऐसा कोई सीन शॉट नहीं है साहब। पक्का? पक्की खबर है साहब। सलाम साहब। सर सारे फोन रिकॉर्ड चेक किए, सुनीता, उसके फादर, बहन, काका और सभी सहेलियों के भी। लेकिन सर ताजुब की बात यह है कि कहीं भी कोई लोचा नहीं है। मतलब बहुत बड़ा लोचा है सावंत, और अपने आसपास ही है। सर आपने हाथ क्यों नहीं आ रहा है? सुनीता के मर्डर ने हॉस्टल की बाकी लड़कियों में दहशत फैला दी। सिक्योरिटी बढ़ाई गई, कायदे सख्त हुए। सभी जरूरी कदमों के बावजूद खूनी अंधेरे में कहीं खड़ा तमाशा देख रहा था, और दूसरी तरफ सुनीता के घर पर भी अंधेरा छाया हुआ था। आंटी के ऊपर लाने वाली थी। मेरी बच्ची बहुत होशियार थी, जिंदा होती तो दुनिया का भला करती। क्यों मार डाला? क्यों? ये क्या 50,000, बाकी के 75 कहाँ हैं? दे दूंगा हफ्ते भर में। दूसरों को भी देना है, सबको जल्दी, आपको भी थी ना। कलीज गेम बजाओ, कलीज गेम बजाओ, यही बोल रहे थे ना। अबे ओ, कहा ना एक बार, दे दूंगा अगले हफ्ते। कहीं भागे नहीं जा रहा हूँ मैं। फिर भागोगे तो हम ढूंढेंगे नहीं क्या? हैं? पता है ना हम क्या कर सकते हैं? हाँ पता है क्या कर सकते हो। एक काम ठीक से कर नहीं पाए, चाकू को वहीं पे छोड़ दिया, हाथ वाथ वहीं पे धो दिया। सब के सब कच्चे नींबू हो तुम लोग। अभी हम लोग नींबू फेर देंगे ना तो तुम सीधा अंदर हो जाओगे। मेरा मुंह मत खुलवाओ क्या? सुनीता के हत्यारे खुलेआम घूम रहे थे। किसी को हत्या का कारण नहीं पता था, पुलिस को तो बिल्कुल ही नहीं। मीडिया की गर्मी नागपुर की गर्मी को ओवरटेक कर रही थी। प्रशासन पानी पानी हो रहा था और पुलिस प्रेशर के टाइम बॉम्ब पर बैठी थी। पाटिल, पुलिवार, रामनगर इलाके में ये लिफाफे लोगों में बांट दो। उनसे कहो कि उन्हें जितना भी याद आता है एक एक माइन्यूट डिटेल सारे यहाँ पर लिख दो। उनसे कहो नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं दूर जाके पोस्ट में डाल दीजिए। उनकी आइडेंटिटी हमेशा गुप्त रहेगी। क्यों साहब? यस सर। हाँ, लेकिन इससे हमें किलर्स की आइडेंटिटी जानने में काफी मदद होगी। परिचय देकर 3 दिन हो चुके हैं सर, लेकिन अभी तक एक भी रिस्पॉन्स नहीं है। सुनीता के मर्डर को भी 9 दिन हो चुके हैं।
लोग सामने से आके बताएं या ना बताएं, उंगली हम पर ही उठेगी। सर मुझे लगता है कि हमें कोई नई लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी सर। जैसे कि मर्डर के स्पॉट पर उस दिन जो भी फोन कॉल्स हुए मैंने उन सब की डिटेल्स निकालने की कोशिश की है सर। मुझे लगता है हत्यारों ने जरूर किसी हैंडलर से बात की होगी। यू आर राइट। एक और चीज, उस हॉस्टल में डीप जाकर देखो, शायद और लड़कियों को कुछ मालूम हो पर बोल नहीं पा रही हो सकता है कि हमारी वर्दी देखकर अपना मुंह बंद कर रखा हो। मैं लेडी कांस्टेबल्स को लगा देता हूँ सर। अठावले, जी सर। उन्हें मोटिवेट करो। अब ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि पुलिस की रिस्पेक्ट का सवाल है। तो ट्रेनिंग के बाद तुम चारों का ये पहला केस है। यस सर। हाँ लेकिन ये केस नहीं है, ये एक आग है, आग। और ये आग तुम्हें बुझानी है। ये तय करके कूदना होगा अंदर। मंजूर है? यस सर। नाउ गर्ल्स, तुम लोग हॉस्टल में ऐसे घुल जाओ जैसे दूध में चीनी। यस सर। दिखा दो मुझे पुलिस एकेडमी में क्या सीखा है तुमने। देखो गर्ल्स, मुझे सुनीता के हथियारे चाहिए और ये काम तुम्हारे बिना कोई नहीं कर सकता। Am I right? यस सर। Good. Then prove me right. सर। जय हिंद। बोलो। 25 मार्च को रामनगर चौक में पूरे 45,000 कॉल्स हुए। सुपर्ब। और 6,000 सिम कार्ड्स यूज हुए। और टावर्स? सर चौक के इर्द गिर्द पूरे 11 टावर्स। ग्रेट। सावंत, अपने टीम को बोलो सारे केसेस होल्ड पर। मुझे इन 6,000 कॉल्स की सारी डिटेल्स मेरे टेबल पर चाहिए। फास्ट, कम ऑन। ओके सर। न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दरअसल हर कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन को नाकाम बता रहा था, लेकिन पुलिस फोर्स बहुत ही चुपचाप मधुमक्खियों की तरह अपना काम किए जा रही थी। हर एंगल से इस केस को देखा जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन का हर तरीका अपनाया जा रहा था। बहुत और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद इस केस के अंधेरे में रोशनी की एक किरण दिखाई दी। गर्ल्स हॉस्टल में भेजी गई 4 महिला कांस्टेबल्स ने स्टूडेंट्स के साथ एक रिश्ता बना लिया। धीरे धीरे लड़कियां खुलकर बोलने लगी। संजीव? नहीं, वो तो उसका बॉयफ्रेंड था। अच्छा लड़का है वो। मिली हो? जानती हो उसे? 1-2 बार मिली थी। एक लुक से पता चलता है यार कि उसे लड़की से प्यार है। कॉलेज में ऐसा कोई था सुनीता में इंटरेस्टेड? थोड़ा ज्यादा ही। उसके पीछे पागल? मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो सुनीता मुझे ज़रूर बताती। हम दोनों के डिपार्टमेंट्स भले ही अलग थे, मेरा कंप्यूटर साइंस, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स, पर हम अच्छे दोस्त थे। मर्डर के तुरंत पहले और तुरंत बाद कोई भी 2 नंबर के बीच में लंबी एक्टिविटीज नहीं दिखती। लंबी बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, सब कुछ पहले से प्लान किया होगा। ये रामनगर चौक, ये हॉस्टल। हत्यारों को खबर होगी कि लड़की कब और कहां से गुजरेगी और उसे कहां धरना है। क्या हुआ? बॉयफ्रेंड से कट्टी हुई क्या? नहीं यार, सेल स्विच ऑफ रखा उसने, पता नहीं क्यों झगड़ा हुआ क्या? अरे नहीं बाबा, वो उसकी एक्स है ना। रियली? वो हीरो के पैसे नहीं लौटा रही थी तो उसकी खबर लेने के लिए रोज फोन करता था मुझे, और अब देखो मेरा फोन नहीं ले रहा है। तू क्या उसके रिकवरी एजेंट है? अरे नहीं बाबा, पहले रोज उसकी खबर मुझसे लेता था, कब कॉलेज में आई, कब हॉस्टल से निकली, कहाँ है, क्या कर रही है, और अब देखो मेरा ही फोन नहीं ले रहा है वो। हो तो उसकी एक्स भी क्या अपने ही हॉस्टल में है? हाँ। कौन है वो? अरे वो नेहा है ना। तो क्या क्या बातें होती है लड़कियों के साथ हॉस्टल में, खासतौर पर सुनीता के बारे में? कुछ खास नहीं सर। नेहा और काव्या काफी क्लोज थी सुनीता के, और मैंने नेहा से अच्छी दोस्ती कर ली है। गुड। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ जानती है। और काव्या तो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को लेकर परेशान है। उसका फोन नहीं लेता वो। जब जरूरत थी तब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में जानने के लिए उसको हमेशा फोन करता था। कौन है ये काव्या के बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड?
सुनीता तो नहीं? नहीं सर, नेहा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। क्या जानना चाहता है ये काव्या का बॉयफ्रेंड नेहा के बारे में? यही कि नेहा कब उठी, कब सोने गई, कब हॉस्टल से निकली, कब लौटी, ये सब सर। ये काव्या को बुलाओ। सर नॉर्मल सी लड़की है। सो व्हाट? सुनीता भी तो नॉर्मल सी लड़की थी, है ना? लेडी कांस्टेबल और हॉस्टल में रहने वाली काव्या के बीच हुई एक आम बातचीत ने पुलिस के कान खड़े कर दिए। दरअसल ये बातचीत तो आम थी, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा सच छुपा हुआ था जो सबके होश उड़ा देने वाला था। इस एक बातचीत ने मानो इस केस को क्रैक कर दिया। रिलैक्स काव्या, हम तुम्हारी इंट्रोगेशन नहीं कर रहे हैं, ओके? सर बट व्हाट्स द प्रॉब्लम सर? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? गिरीश। सिर्फ गिरीश? गिरीश पाल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? गिरीश ने क्या किया? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं किया। फिर भी ये गिरीश अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नेहा के बारे में जानकारी तुम्हें से ले रहा था, राइट? हाँ सर। इनके बीच कोई पैसों की लेन देन? ऐसा कुछ था। गिरीश और नेहा के बीच कोई लंबी रिलेशनशिप थी? जी सर। उनके बीच कुछ हुआ, मुझे नहीं पता क्या, पर उसके बाद फिर उनका ब्रेक ऑफ हो गया। तुम गिरीश को पहले से जानती हो, जब वो नेहा का बॉयफ्रेंड था? हाँ सर, जानती थी, बस थोड़ी बहुत दोस्ती थी। मैं उसको लाइक करती थी सर, और जब उसका और नेहा का ब्रेकअप हुआ तब वो और मैं करीब आ गए। शाम को तुमको तो बस बहाना चाहिए होता मुझसे मिलने का। हाँ ठीक है, चलो काव्या आ गया, I'll call you back. Bye. नेहा। हाँ नेहा लोग, आई एम सॉरी यार, मुझे लगा तेरा ब्रेकअप हो गया है तो आई एम रियली सॉरी नेहा। नेहा, अरे ढक्कन इतनी सेंटी क्यों हो रही है? हमारा प्रॉपर ब्रेकअप हो गया, डोंट वरी। स्टूपिड। वैसे भी मैं कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थी उसमें, सीरियस ही नहीं थी उसके बारे में। मेरा नया बॉयफ्रेंड ही मेरा रियल बॉयफ्रेंड है। ये क्या हो रहा है गर्ल्स? बॉयफ्रेंड एक्सचेंज? हाँ वाओ, मॉडर्न से बोले कोई। ओ या मिस सुनीता जी, आप तो ऐसे बिहेव करिए जैसे आप दूध की धुली हैं। एक क्यूट सा बॉयफ्रेंड मुंबई में छुपा रखा हम सबसे। इनसिक्योर हो, हम कहीं ना पटा ले। टोटली इनसिक्योर। बस चल मैं नाश्ता लेके आई। हाँ जा लेके आ। वैसे नेहा, तुम्हें गिरीश के कुछ पैसे लौटाने हैं क्या? देख काव्या, तू इस बीच ना ही पर तो ज्यादा अच्छा है। ये मामला मेरे और गिरीश के बीच में, ओके? बट आई प्रॉमिस तेरे रिलेशनशिप को कोई हार्म नहीं होगा, ओके? उस दिन के बाद नेहा ने ना कभी गिरीश के बारे में पूछा और ना उन पैसों के बारे में बात की। लेकिन गिरीश को नेहा की डेली रिपोर्ट चाहिए थी। यही तो बात खटक रही है, तुमसे इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहा था? सर मैंने आपको बताया ना कि नेहा उसके कॉल्स नहीं उठा रही थी और गिरीश को कैसे भी करके उसके पैसे वापस चाहिए थे। गिरीश, पता है मुझे कभी कभी क्या डाउट होता है? यही कि मुझे नेहा आपकी बहुत पसंद है, बहुत सॉलिड लव है ना? काट के रख दूंगी तुम्हें, एंड आई मीन इट। काटूंगा तो मैं उस कमीनी को, अगर उसने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो। मेरे पैसे कोई नहीं खा सकता, कोई नहीं। गिरीश की सुनीता के साथ कोई रिलेशनशिप थी? नो सर, आई एम श्योर गिरीश और सुनीता का कुछ भी ऐसा नहीं था। सुनीता को जानता था? हाँ सर, वो तो सभी लड़कियों के साथ दोस्ती रखता है, वो तो है ही वैसा। आप मिलेंगे तो यू विल नो। या आई नो, इनफैक्ट आई वांट टू नो, आई वुड लाइक टू नो। प्लीज उसका नंबर दो। कम ऑन फास्ट। कम ऑन काव्या। थैंक्स, थैंक यू सो मच। लेकिन बात क्या है, कुछ तो बताइए सर। फिलहाल इतना ही समझ लो कि ये बात किसी को नहीं बतानी कि हमने तुमसे पूछताछ की, ओके? सॉन, मुझे इस कॉल की सारी डिटेल्स चाहिए अर्जेंटली। ओके सर।
सर ये गिरीश पाल काटोल में स्कूल टीचर है। अरे बाप रे, स्कूल टीचर? जी सर। आगे? और सर इसकी फैमिली के नागपुर में 2-4 रेस्टोरेंट एंड बार भी हैं। और सर सुनीता के मर्डर वाले दिन ही गिरीश ने काव्या को ठीक 10:15 बजे फोन किया। हाय काव्या, कैसी हो? मुझे क्या हुआ है? रॉकिंग एज यूजुअल। अच्छा सुनो, वो निकली वहां से? सावंत, ये गिरीश ने ये जो काव्या को फोन किया था ये सिर्फ 2 मिनट का था, मतलब 10:17 को खत्म हुआ। इसके तुरंत बाद गिरीश ने और एक फोन किया, ये 9998987688। चेक करो। सर ये नंबर है। ये नंबर उस समय रामनगर चौक में मौजूद था। हाँ, लेकिन ये किसके हाथ में था? आई मीन इसका मालिक कौन है? सर कोई आकाश गावड़े करके। इसका मतलब सुनीता के मर्डर के चंद मिनट पहले गिरीश पाल ने रामनगर चौक से किसी आकाश गावड़े को फोन किया था। हाँ बोल। हाँ वो निकल चुकी है वहां से, रास्ते पर है। शायद ये काव्या झूठ बोल रही है अपने बॉयफ्रेंड गिरीश को बचाने के लिए। सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गिरीश का सुनीता के मर्डर से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है सर। हो सकता है सावन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये आकाश गौड़े के टेलीफोन रिकॉर्ड्स देखने हैं। ओके सर। केस अब हमारे मुट्ठी में सावन। गुड शो। इंट्यूशन, आभास, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बड़े काम की चीज होती है। पुलिस को एक आभास हो रहा था कि काव्या और लेडी कांस्टेबल की बातों में कुछ है। उन्हें इंट्यूशन हुआ कि काव्या के बॉयफ्रेंड गिरीश के सेलफोन रिकॉर्ड से शायद उन्हें कुछ पता चल सके। इसी इंट्यूशन की बदौलत सुनीता मर्डर केस का सारा पिटारा खुलकर सामने आ गया। एक लड़की का फुल टू गेम करने का था साहब। ये मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट है साहब। अपन सच बोलते साहब, आज शपथ। किसने दिया था कॉन्ट्रैक्ट? साहब एक मुकेश है, उसी ने मिलवाया था आकाश गावड़े से। आकाश भाई, ये सूर्या है, काफी चिल्लर काम किए इसने, ये काम भी ये कर लेगा। घंटा करेगा, देख रहा है ना, इसने पी रखी है। ए साहब अपन इतना भी नहीं पिएला है। आज शपथ अभी भी ना आग बंद करके किसी की भी हथेलियां खोल सकता है मैं। आप बस काम और दाम बोलो। क्या काम था? एक लड़की का फुल टू गेम बजाने का था। क्यों? सब वो आकाश साहब का कोई साहब था, उसका उस लड़की के साथ कुछ खुन्नस था, बोले तो कुछ टसन थी। सुनीता पर तू वॉच रख रहा था? किस पे साहब? सुनीता जिसका मर्डर हुआ था। ओह अच्छा तो उसका नाम सुनीता था साहब। साहब अपने को नाम से क्या, अपने को तो सिर्फ काम से मतलब है। और दाम से? वही तो साहब, अपन लोगों ने पूरे 3 दिन तक फील्डिंग लगाई, पूरी पक्की प्लानिंग थी साहब। वो देख, वो उस गली से आएगी। ये दूसरे दो शामू और मुकेश कौन है? सब वो सीताबर्डी मार्केट में एक चाइनीज की दुकान है, वहीं पर दोनों वेटरगिरी करते हैं। सब अपन एकदम क्लीन है साहब, अपन ने कोई वार नहीं किया साहब, वो मुकेश ने किया। क्यों? उन सब में पहुंचा हुआ तो तू ही था ना, हीरो। था तो, लेकिन पता नहीं ये काम मेरे को क्यों नहीं करने दिया। ए मुकेश, ये झूम रहा है। नहीं साहब, काम अपनी करेगा, कोई गलती नहीं होगी। अबे गलती तो हो गई है मुझसे, तेरे जैसे बेड़ों के काम जो दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं मुकेश, अब ये काम तू करेगा। और सुन, ज्यादा शाना मत बन, जितना कहता हूं उतना काम कर, इसके साथ में रह बस। ये आकाश गौड़े और गिरीश पाल के नाम वारंट इशू करो सावंत, पकड़ के लाओ सालों को। सारी साजिश का खुलासा हो गया था, लेकिन सबसे बड़ा राज अब भी राज ही था। गिरीश पाल की सुनीता से क्या दुश्मनी थी कि उसने सुनीता के नाम की सुपारी दी? इस बात का जवाब सिर्फ गिरीश के पास था। आकाश गावड़े और गिरीश पाल दोनों को फौरन गिरफ्तार किया गया।
सर मैं सच कह रहा हूँ सर, आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ आकाश मेरा दोस्त है, मेरी इससे बात होती रहती है फ़ोन पर, लेकिन इस सुनीता मर्डर केस में मेरा कोई हाथ नहीं सर। और आकाश, तेरा तो सूर्या से कोई लेना देना ही नहीं। मैं सच्ची बोलता है सर, इस सूर्या से मैं टच में था एक फोन खरीदने के लिए, क्योंकि वो चोरी के मोबाइल बेचता है, इसलिए। इसके आगे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है इस बेवड़े से। सर हाईलाइट तो ये है कि मैं तो जानता भी नहीं सुनीता को, बस एक दो बार हाय हेलो हुई थी सर। अच्छा गिरीश, तुम्हारे सारे फोन रिकॉर्ड्स और हमारी छानबीन साफ इशारा तुम्हारी तरफ कर रही है। सर सच में सर, मुझे कुछ नहीं पता आप लोग क्या बोल रहे हैं सर। हाँ, लेकिन मुझे सब पता है ना बे, सब पता है मेरे को। सिर्फ एक मिसिंग लिंक है। क्यों क्यों मारा सुनीता को? सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि झूठ बोलना अच्छा नहीं है, और खास तौर पर पुलिस से तो है ही नहीं। सावंत, यस सर। ये गिरीश ऐसे नहीं टूटेगा, इसके माँ बाप को बुलाओ। जी सर। तो आप है गिरीश के माता पिता? जी। देखिए, आप अपने लड़के गिरीश को समझाइए कि वो सच सच बता दे। क्या है, आज तो मैं प्यार से बोल रहा हूं, कल का मेरा कोई भरोसा नहीं है। समझाइए। गिरीश और सुनीता के बीच कुछ तो था, ये तुम दोनों जानती हो। गॉड प्रॉमिस सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता उसका सुनीता के साथ क्या प्रॉब्लम था। वो तो मुझे बस फोन करके नेहा के बारे में पूछता था। सर मुझे भी नहीं पता कि उसका और सुनीता का क्या प्रॉब्लम था। जिस दिन सुनीता का मर्डर हुआ उस दिन भी गिरीश ने तुम्हें फोन किया? जी सर किया था। उस दिन भी नेहा के ही बारे में पूछा? जी सर, उस दिन भी गिरीश ने फोन करके पूछा था कि नेहा कब निकली हॉस्टल से। हाय काव्या, कैसी हो? मुझे क्या हुआ है, रॉकिंग एज यूजुअल। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? 4 दिन से बिल्कुल ऑफ रेडार। कुछ नहीं, मैं आ जाऊंगा वहां पर। नेहा निकली हॉस्टल से? सो इरिटेटिंग यार, हर टाइम सेम क्वेश्चन। बस ये लास्ट टाइम है काव्या। अच्छा ठीक है, होल्ड करो, लेट मी चेक। हाँ जल्दी बताओ। नेहा अपने कमरे में नहीं है, निकल गई होगी शायद। ये सुबह 10:15 बजे की बात है। जी सर। सर 1 मिनट, 10:15 बजे? पर काव्या, मैं तो उस दिन सुबह 8 बजे ही निकल गई थी, मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस थी। ए सुनीता प्लीज मुझे जान देना, मैं सॉलिड लेट हो रही, प्लीज प्लीज प्लीज। चल फिर जल्दी कर। हाँ पक्का पक्का, जल्दी जल्दी। अपने माँ बाप को रोज पुलिस स्टेशन में देखकर गिरीश टूटने लगा। सुनीता के हत्याकांड के राज अब खुलने जा रहे थे। सुनीता मेरा टारगेट थी ही नहीं, मैंने तो नेहा का मर्डर प्लान किया था। नेहा, मैं कोई टिश्यू पेपर नहीं हूं जिसे यूज किया और फेंक दिया तुमने। क्यों अपने आप को जलील कर रहे हो? छी, जाओ यार। नेहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। हेलो, 1-2 बार तुम्हारे साथ मजे क्या मार लिए, तुम तो पायलट मार रहे हो। नेहा, जिसके साथ में घूम रही हो ना तुम, वो किसी और को भी घुमा रहा है। कुछ जानती भी हो तुम? मैं बस इतना जानती हूँ कि इस वक्त तुम मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। लूजर की तरह मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। एंड लिसन गिरीश, मुझसे दूर रहो फॉरएवर। गेट इट? इतनी बड़ी इंसल्ट सर मैं सहन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने अपने दोस्त आकाश को सब बता दिया। ये गौन केस हो गया था, नेहा ने इसे अंदर से पूरी तरह से खत्म कर दिया था। मैं दोस्त हूं इसका, इसलिए मुझसे देखा नहीं गया। ए गिरीश, जाओ दे, मिट्टी डाल यार। इस पूरे नागपुर में एक ही लड़की बची है क्या? नहीं भूल सकता मैं उसको आकाश। वो मेरे घर आई है, हम लोग के बीच हो गया था बहुत बार। पागलों की तरह मुझे आई लव यू बोलती थी यार। पागल तो तू भी हो गया। अबे जबरदस्ती का आई लव यू, जबरदस्ती का
क्या फायदा है उसका? अब वो अगर तुझे प्यार नहीं करती है तो नहीं करती है, इसमें तू क्या कर सकता है? अगर कुछ नहीं किया ना तो मैं जिंदगी भर कुछ भी नहीं बनकर रह जाऊंगा। क्या करना चाहता है तू? बदला। क्या बदला? नेहा को जलाने के लिए मैंने काव्या को पटाया, लेकिन जब देखा कि नेहा पर कोई असर नहीं हो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं इसको खत्म कर दूंगा। मुझे भी यही लगा, नेहा मरेगी तभी मेरे दोस्त के दिल को ठंडक पहुंचेगी। इसलिए हमने प्लान बनाया। मैंने चाइनीज कॉर्नर से मुकेश और शामू को उठाया। दोनों के दोनों मर्डर करने के लिए तैयार थे। फिर मुकेश ने मुझे सूर्या का कांटेक्ट दिया। तीन दिन लगातार मैं पूरी टीम को रामनगर चौक लेकर जाता था, जहां से नेहा गुजरकर कॉलेज जाती थी। नेहा की सारी मूवमेंट की खबर मैं फोन पर काव्या से लेता था। मर्डर के दिन पे भी मैंने काव्या से क्रॉस चेकिंग की थी। कहाँ से फोन किया था तुमने? उस दिन मैं रामनगर चौक में नहीं था सर, मैं काटोल गांव में था। तभी तो तुमने काटोल से काव्या पर फोन पर पूछा कि नेहा निकल गई क्या, और काव्या ने गलती से कहा कि नेहा निकल गई, लेकिन ये नहीं कहा कि 2 घंटे पहले निकल गई। राइट? नेहा अपने कमरे में नहीं है, निकल गई होगी शायद। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ वापस से। बाय। हाँ बोल। नेहा निकल चुकी है हॉस्टल से, तैयार रहना। उसका चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। हम लोगों को पता ही नहीं चला कि वो नेहा नहीं, सुनीता है। $50,000, बाकी के 75 कहाँ हैं? दे दूंगा हफ्ते भर में। दूसरों को भी देना है, सबको जल्दी है। आपको भी थी ना, कलीज गेम बजाओ, कलीज गेम बजाओ, यही बोल रहे थे ना। अबे वो कहा ना, एक बार दे दूंगा अगले हफ्ते, कहीं भागने नहीं जा रहा हूँ मैं। भागोगे तो हम ढूंढेंगे नहीं क्या है? पता है ना हम क्या कर सकते हैं। हाँ पता है क्या कर सकते हो। एक काम ठीक से कर नहीं पाए, गलत लड़की को मार दिया। अरे जो बोला सो किया। आकाश साहब ने सिग्नल दिया था, दिया कि नहीं? गिरीश, आई एम सॉरी यार, गलती मुझसे हुई है। उसका चेहरा ढका हुआ था, मुझे लगा कि वो नेहा है। अरे उसकी हाइट, बॉडी, चाल, सब कुछ एकदम सेम टू सेम। आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। नेहा को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि हत्यारों का असली निशाना वो थी, पर गलती से सुनीता मारी गई। ए सुनीता प्लीज मैं जान लेना, मैं सॉलिड लेट हो रही, प्लीज प्लीज प्लीज। चल फिर जल्दी कर। हाँ पक्का पक्का, जल्दी जल्दी। सुनीता की मां और बहन सदमे में है। सुनीता के पिता यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी सुनीता अब उनके बीच नहीं है। वो ये भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सुनीता गलती से मारी गई, उसकी कोई गलती थी ही नहीं। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी, मुंबई महाराष्ट्र से क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। क्या है? साबूदाने की खिचड़ी है। नहीं चाहिए मुझे खिचड़ी। तेरे पसंद की है ना, ले गरम गरम है, खा ले। ना मुझे तेरी खिचड़ी चाहिए और ना दया दोस्ती, चली जा यहाँ से। उस दिन का गुस्सा अभी तक मन में लिए बैठी हो, थूक देना गुस्सा, ले खा ले। तू मेरा दिमाग मत खा, आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म, चली जा यहाँ से। अकेले रहने वाले बुजुर्गों का दर्द वही जानते हैं।
उनकी पीड़ा अक्सर समाज को दस्तक देती ही नहीं, क्योंकि सवाल होता है स्वाभिमान और गरिमा बनाए रखने का, जैसा कि आज के केस में हुआ। सितंबर 2011, विक्रोली, मुंबई। ए मच्छी, ए बांगड़ा, पापलेट, कोळंबी, सुरमई मच्छी। दीदी दीदी बस एक मिनट में बाल बना लेती हूँ। कहाँ है वर्षा? हाँ, कितनी भी जल्दी करो, देर हो ही जाती है। टिफिन तैयार है। हो आई लवकर दे डब्बा, भयंकर लेट झाले, चल मी जाते। अरे बाय 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 बाय। राजू, तेरा टिफिन ये ले। मेरा चश्मा लाना मत भूलना। हाँ, रिसीप्ट दी थी, संभाल के रखी है ना? अरे हो मौसी, ले आऊंगा मैं, रिसीप्ट है मेरे पास। वर्षा लवकर कर ग बाबा, मेरी 9:40 की ट्रेन छूट जाएगी तेरे स्लो मोशन के चक्कर में। अरे क्या स्लो मोशन रे, मैं तो कभी से तैयार हूँ। अरे मेरा फोन किधर है? हाँ है इधर, लाती हूँ। बस मेरी समझ के बाहर है। 1 घंटा पहले उठो, आधा घंटा पहले तैयार होके बैठो, लेकिन नहीं, आखिर मिनट तक तुम लोगों की धांधल चलती रहती है। चल निकाल। राजू बाय 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 बाय। संभालन जा। हाँ, चश्मा लाना मत भूलना। ले आऊंगा करता। अच्छा बुआ, दवाई समय पे ले लेना। हाँ टाइम से आएंगे। बाय बेटा। सबको कितनी जल्दी होती है ना। जिसे सबसे ज्यादा जल्दी होती है ना, उसी को सबसे ज्यादा लेट भी हो जाता है। लेकिन मेरा डब्बा 1 दिन भी लेट नहीं होता है, और ये बच्चे 1-1 घंटा लेते हैं तैयार होने में, पूछो मत। काय ताई, मच्छी देव काय? बांगड़े एकदम ताजे। बांगड़ा ताजा है, भाव भी ताजा होगा, हमें नहीं परवड़ेगा। अरे क्या ताई, ना मैं आपको पहली बार मच्छी बेच रहा हूँ और ना पहली बार आप मुझसे मच्छी खरीद रहे हो। बराबर वजन करना, कोलंबी पण बरी दिसती है। हाँ ये देखो ताई, आधा किलो के ऊपर हो गया है, लेकिन मैंने आधा किलो ही पकड़ा है। मेहरबानी, दाम बोल। ज्यादा नहीं, 65 रुपया। 50 से ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगी। अरे बोनी का टाइम है ताई, इसीलिए तो बोल रही हूँ, हमारे जमाने में 8 रुपया किलो था। आपका जमाना ठीक है, चलो 50 ही दे दीजिए। ये ले 50 रुपया। शांति, ये तेरे लिए। अरे नहीं माधुरी, मैंने मच्छी खाना छोड़ दिया है। झूठ बोलना कब छोड़ोगी? अरे सच में आजकल दिल ही नहीं करता। अरे छोड़ना, ये दिल नहीं करता वगैरह। खा ले, तेरे भतीजी के लिए मस्त करी बना, उंगलियां चट्टा रहेगा। ले। पहले वर्षा के हाथ पीले करेंगे। ऐसा क्यों? कोई बड़ी लड़की से पहले छोटी लड़कियों को विदा करता है भला? लेकिन बड़ी लड़की ने कहा तो ऐसा ही होगा ना। और हमारे पास एक ही शादी के पैसे जमा है। मिनल बोली पहले वर्षा के हाथ पीले कर लेते हैं, बाद में मैं आराम से शादी करूंगी। तू नसीब वाली है माधुरी। वो तो है, लेकिन ये जल्दी चल बसे तो लगा कि सब कुछ चल बसा, लेकिन मिनल की वजह से ये घर बना रहा। तू सब कुछ जानती है ना, तू भी तो मेरे बारे में सब जानती है। देख शांति, भगवान ने तुझे औलाद नहीं दी, लेकिन औलाद से बढ़कर भतीजा दिया, बहू दी, जो तेरी अच्छे से देखभाल करते हैं। हाय आंटी। आंटी थोड़ी सी चाय पत्ती मिलेगी? वो घर पे आया था तो देखा खत्म हो गई थी। हाँ शिरीष बेटा, जरूर मिलेगी। कहो तो चाय बना के दे दो। नहीं नहीं आंटी जी, चाय पत्ती बहुत है। अभी लाती हूँ। ये ले। थैंक यू आंटी। ढाई बजने आए, चलो टीवी देखते।
नहीं, मैं चलती हूँ, जाकर सोऊंगी थोड़ा। मीनल दीदी, आज आप स्लो मोशन में हैं। छुट्टी आपकी है, मेरी नहीं। तूने अपने बालों का ये उजड़ा हुआ घोंसला बना रखा है, तेल क्यों नहीं लगाती? बाय आई। अच्छा बुआ, चलते हैं, शाम को मिलेंगे, ध्यान रखना है। नहीं शांति नहीं। माधुरी, सच जरूरत है, सिर्फ 50 रुपए चाहिए। 50 क्या, 5 रुपए नहीं है मेरे पास। परसों मिनल के लिए बालियां बनवाई, उसे में सारे खर्चे हो गए। सिर्फ 50? सिर्फ 50, सिर्फ 100, सिर्फ 200, ऐसे कितनी बार हो चुका है। मैंने कभी तुझसे पैसे मांगे नहीं और तूने कभी देने की कोशिश भी नहीं की है। सारा हिसाब रखा है मैंने माधुरी, मैं सब कुछ लौटा दूंगी, सच में। बस आज आखिरी बार मदद कर दे। तुझे 50 क्या, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास देने के लिए। तुझे दाल, चावल, आटा, शक्कर जो चाहिए वो बोल, मैं दे दूंगी। बोल क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे। आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी और तुम्हारे घर भी नहीं आऊंगी। तू भी ना हद करती है। क्या 50 रुपए के लिए इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये पैसे और लेके जाके दे दे उनको। ना ही मैं पैसे दूंगी, ना ही तू जाके देगी। देखो, पैसों के मामले में हिसाब किताब ठीक होना चाहिए। भाई वो सब ठीक है, तू मेरी दोस्त है ना, 13 साल से हो भी। और मैंने भी मेरी दोस्ती अच्छी तरह से निभाई है। आज तक 1 रुपया नहीं लौटाया, फिर पैसे क्यों उधार लेती है? आई ऐसे क्यों बोल रही है? वो क्या शौक से लेती है? उनकी भी तो मजबूरी है ना। हाँ, आखिर है कौन उनका इस दुनिया में? ना पति है ना बच्चे हैं। तू एक दोस्त है और तू भी ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? ये पैसे लेके जाके दे दे उनको। अब मुझे बुरी साबित करने की कोशिश मत कर। जाकर तू ही देख आ। शांता काकू, ये 50 रुपए आई ने दिए। नहीं चाहिए बेटा, उसे वापस दे दो। आई के पास सही में पैसे नहीं थे, अभी मैंने दिए तो आई ने बोला आपको दे दूं। बड़ी मेहरबानी की उसने, पर उससे जाके कह दो शांति भिखारी नहीं है। काकी आप आई, तेरी और शांति आंटी की इकट्ठी खत्म हुई? मुझे क्यों पूछ रही है? उसे ही जाकर पूछ। हाय गाय, तभी खत्म कर देना भी। काय को चिंगम के जैसे खींच रही है। आजकल तेरी सीरियल में भी स्टोरी इससे फास्ट दौड़ती है। दीदी, ये सीरियल नहीं है, ये तो सलमान और शाहरुख खान का झगड़ा है, झगड़ा। करो तुम दोनों। हाँ, मैंने कितनी कोशिश की उसके साथ बात करने की, लेकिन उसे ज्यादा मस्ती चढ़ी है, मुंह टेढ़ा करके निकल जाती है। हो गए? कल तो मैं उसके लिए अच्छे से मच्छी कड़ी बनाकर लेके गई थी, दरवाजा तक नहीं खुला। अब तो ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही हो गया। लेकिन वनडे नहीं, टेस्ट मैच पूरे 5 दिन चलेगा। और 5 दिन बाद घर के अंदर डिंक चिका करेंगे दोनों की दोनों। दोपहर में बैठ के भेल बनाएंगे और सीरियल देखेंगे। मुंबई के विक्रोली इलाके की एक मिडिल क्लास चॉल, यहाँ की सारी फैमिलीज एक बड़े परिवार की तरह मिलजुल कर रहती हैं। एक दूसरे की बारीकियों से वाकिफ ये सभी सुख में साथ और दुख में एक थे। लेकिन सितंबर 2011 में एक ऐसा दिन आया जिसने इस कॉलोनी की रूह में दहशत का खंजर घोंप दिया। मौसी, मौसी, इस वक्त मौसी कहाँ गई होगी? मौसी, मौसी, क्या लगता है?
में हम 3 लोग रहते हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं, वर्षा और राजू। हम लोग सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते। कितने बजे? 9:30 या 9:35 तक। सर, सबसे पहले मैं घर लौटता हूँ सर। डॉकयार्ड में मेरी सिर्फ 3 बजे खत्म होती है। सबसे पहले तुमने देखा? हाँ सर, रोज की तरह जब ड्यूटी से वापस लौटा तो मौसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। सर मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर जब मैं खुद से अंदर आया तो सर मैंने ये देखा। राजेश, शांति बुआ को कुछ हुआ है, जल्दी चलो, जल्दी चलो। बुआ, 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 क्या हुआ बुआ? वो क्या हुआ बुआ? वो तुम ठीक हो ना बुआ? टेबल पे एम्बुलेंस का नंबर पड़ा है, जल्दी आके मिलाओ, जल्दी जाओ, जल्दी मिलाओ, जल्दी मिलाओ। बुआ, बुआ, वो सब ठीक हो जाएगा। बुआ। सर लॉकर खोला नहीं गया और माधुरी जी के बदन से गहने उतारे नहीं गए। लेकिन कबर्ड से कुछ पैसे और गहने गायब हैं। और कुछ? जेब, आई का मोबाइल भी नहीं दिख रहा। कैश और ज्वेलरी मिलाकर टोटल कितना होगा? यही कुछ 70-80 हज़ार। साइड 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 साइड। बुआ, 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 बुआ तुम ठीक हो ना बुआ? साइड साइड साइड। बुआ सब ठीक हो जाएगा बुआ, बुआ, साइड साइड। बुआ, क्या हुआ इन्हें? माधुरी ताई की खबर बर्दाश्त नहीं कर सकी, बहुत गहरा सदमा लगा है। शांति आंटी मेरे आई की सबसे अच्छी दोस्त थी। इस फ्लोर पे और कौन कौन रहता है? यहाँ पर टोटल 4 कॉलोनी इंस्पेक्टर साहब। वहाँ पर शांति आंटी अपनी फैमिली के साथ रहती है। ये वाला फ्लैट हमेशा बंद रहता है। और यहाँ पर शिरीष। कौन शिरीष? वो किराएदार है। मैं शिरीष हूँ, MBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ सर। शिरीष, दोपहर को कहाँ थे? अपने घर पे था सर। कॉलेज क्यों नहीं गए? स्टडी लीव है सर। कुछ देखा, कुछ सुना? नहीं सर, अगर ऐसा होता तो मैं ज़रूर माधुरी आंटी की मदद करता सर। लेकिन तुम सुबह से घर पे था ना? नहीं सर, 2 के करीब मैं माधुरी आंटी के घर आया था सर। आंटी वो एक मदद चाहिए थी। क्या हुआ बेटा? वो मैंने नया गैस कनेक्शन लिया है, पर उसको स्टोव पे कैसे फिट करते हैं आंटी जी, मेरे को आ नहीं रहा था। तो प्लीज़ आप ज़रा चलेंगे? बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 1 मिनट। शांति, तू जरा जाएगी उसके साथ? चलो शिरीष बेटा, आओ। शांति आंटी ने फिर मुझे वो सिलेंडर स्टोव से कनेक्ट करके दिया और फिर वो वहाँ से चली गई सर। मतलब जो हुआ वो 2 और 2:15 के बाद हुआ? सर, शांति आंटी और मेरी आई दोपहर को साथ में सीरियल देखा करती थी। लेकिन क्या मिस मीनल? लेकिन पिछले 1 हफ्ते से आई और उनके बीच में झगड़ा चल रहा था। वो एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी। अचानक सुलह कैसे हो गई समझ में नहीं आया। थैंक यू। एक बार शांति जी होश में आ जाए, सब पता चल जाएगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्रेन हेमरेज। मौत की टाइमिंग? दोपहर 2:30 और 4 के दरमियान। लगता है इसी से मर्डर किया गया है। फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट को कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले? खून ज्यादा फैल गया होगा और उसी से उंगलियों के निशान मिट गए होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उंगलियों के निशान मिले ही ना हो, कातिल ने ग्लव्स पहने हो सकता है। मुंबई पुलिस सीनियर सिटीजन्स की हत्याओं को लेकर भारी प्रेशर में थी। ये हत्या के केसेस मुंबई शहर के सभी इलाकों और सामाजिक तबकों से आए दिन रिपोर्ट हो रहे थे। और इसी बीच माधुरी चितले की निर्दयी हत्या हुई। एक और सीनियर सिटीजन का दिन दहाड़े खून हुआ। क्या इस हत्या के पीछे भी मकसद चोरी और लूट था या कुछ और? मिडिल क्लास चॉल है सर, वो भी पुरानी, कोई खास सिक्योरिटी भी नहीं है। कोई फेरी वाला? सर आते जाते रहते हैं लेकिन कोई टाइमिंग नहीं है। अब वो पड़ोसन में से शांति जी होश में आई क्या? सर अभी तक नहीं। डॉक्टर से पूछो कब तक होश में आएंगी। जी सर। ये केस बड़ा अजीब है। 80,000 के जेवर, कैश और मोबाइल गायब है, लेकिन मिसेस माधुरी जी के बॉडी पर से एक भी जेवर गायब नहीं। सर लॉकर को टच तक नहीं किया गया। मुझे ही नहीं लगता कि ये किसी पेशेवर गैंग का काम है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, ये किसी अंदर वाले का काम है। श्रीमती शांति मालवंकर जी। वो तो डिस्चार्ज हो चुकी। क्या प्रॉब्लम थी? उनका ब्लड शुगर एकदम से डाउन हो गया था। एक्चुअली वो डायबिटीज की पेशेंट है। और कोई प्रॉब्लम थी? मेंटली कैसी थी? बिल्कुल ठीक थी।
हम जानते हैं आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आपसे बात करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। पूछिए। कल आप अपने पड़ोसी शिरीष यहाँ गई थी? गई थी। कितने बजे? 2 बजे। क्यों गई थी? उसे गैस का सिलेंडर तक लगाना नहीं आता। उससे पहले कहाँ थी आप? माधुरी के साथ। 2-4 दिन क्या हुए तो उससे बात नहीं की? तबीयत खराब हो गई। अब तो हो गई ना सुलह, मैं खुद ब खुद तुम्हारे पास चली आई ना। सचमुच अभी तक गुस्सा नहीं गया तेरा? नहीं, अब गुस्सा नहीं। सच कहूं, मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही थी। एक बात कहूँ शांति, जैसे भी हो 4 पैसे बचाया कर। तुम्हारे बच्चे कमाते हैं, तुम्हें हर महीने पैसे देते हैं, इसलिए तुम बचा पाती हो। मेरी तो आमदनी ही नहीं है, फिर बचाऊं कहां से? देख, जिस दिन से मेरी शादी हुई ना, उस दिन से मैंने पैसे बचाना शुरू किया। तुम शाणी थी और मैं बुद्धू। फिर से तू भड़क गई। नहीं माधुरी, सच कह रही हूं। जब तक पति जिंदा थे सब कुछ उन पे छोड़ दिया था, पर एक दिन वो ही छोड़कर चले गए। हमारे बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने खास कुछ बचाया भी नहीं था। मैं रह गई अकेली, कंगाल, बेहाल। देख शांति, फिर से तू मेरी बात दिल को लगा रही है। आंटी जी, वो आपकी एक मदद चाहिए थी। क्या हुआ बेटा? वो मैंने नया गैस कनेक्शन लिया है, पर उसको स्टोव पे कैसे फिट करते हैं आंटी जी, मेरे को आ नहीं रहा था। तो प्लीज़ आप ज़रा चलेंगी? माधुरी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो शिरीष के यहाँ गैस का सिलेंडर लगाने मैं गई थी। फिर शिरीष के यहाँ से निकलकर मैं अपने घर लौट आई। फिर वहां से आप माधुरी जी के यहाँ वापस नहीं गए? नहीं। लेकिन आपकी और माधुरी जी की बात तो अधूरी रह गई थी। बात तो रोज अधूरी रह जाती थी, दूसरे दिन पूरी हो जाती थी, लेकिन अब वो भी नहीं होगा। जब आप अपने घर जा रही थी तब आपने किसी को आते जाते देखा? पक्का? पापलेट, बांगड़ा, सुरमई, कोळंबी, बोंबील, मच्छी। शायद मच्छी वाली की आवाज सुनी थी मैंने। साहब, मेरा इस खून से कुछ लेना देना नहीं है। माधुरी जी से तो तेरा लेना देना है। साहब, मैं सच बोलता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मच्छी बेची थी माधुरी जी को दोपहर 2 और 4:30 के बीच? साहब, हमारा धंधा सुबह का धंधा है, दोपहर में सब लोग मच्छी खा के सो जाता है, कोई मच्छी नहीं खरीदता साहब। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाऊंगा। जी सर। यार, ये मच्छी वाला कुछ बोल नहीं रहा। मच्छी वाले की बात सच है सर, दोपहर में कोई भी मच्छी वाला फेरी पे नहीं निकलता। मैंने 4 लोगों से बात की है। मतलब शांति जी बावली हो गई है या फिर हमें बावला बना रही है? 13 साल की गहरी दोस्ती थी दोनों औरतों के बीच, फिर भी शांति जी अंतिम संस्कार में गई नहीं सर, और माधुरी जी की बेटों से मिलने एक बार भी नहीं गई। तुमने शांति जी की आंखें देखी? बहुत राज छुपे, मानो बहुत बड़ा बोझ है जिंदगी में। बोझ तो है सर, कर्ज में डूबी है मैडम। अब क्या चाहिए? सच्चाई।
तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? क्यों परेशान कर रहे हो मुझ गरीब को? 3 साल पहले आपने किसी सेठ से 1.5 लाख रुपया उधार लिया था और उसका सूद तक नहीं चुका पाई आप। वो मेरा निजी मामला है। माधुरी जी भी आपका निजी मामला था। इतनी अच्छी दोस्त, 13 साल पुरानी दोस्ती, फिर आप उन्हें विदा करने तक नहीं गए? माधुरी जिंदा है, मेरे अंदर जिंदा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस दिन आपको मच्छी वाले की आवाज सुनाई दी थी, उस दिन चौल में किसी ने ना उसे देखा और ना सुना। आप लोग मुझे परेशान करना बंद करोगे? आप झूठ बोल रही हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पानी लेकर आओ। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी, मुझे सोना है। तुम लोग जाओ। हमें आपकी पड़ोसी शांति जी पर पूरा शक है। भला एक बूढ़ी औरत मेरी आई का खून क्यों करेगी? वो भी उनकी 13 साल पुरानी दोस्त है। आप ही ने कहा था ना कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, वो भी सिर्फ 50 रुपए के लिए। वो एक मामूली सी बात थी। वो तुम्हारी आई से बार बार पैसे उधार लिया करती थी। जी। क्यों? क्योंकि मेरी आई उनकी इकलौती दोस्त थी और दोस्तों में तो लेना देना होते ही रहता है। फिर आपकी माँ ने 50 रुपए देने से इनकार क्यों कर दिया? शांति आंटी पैसे लेती थी पर लौटा नहीं पाती थी। इस बात को लेके आई चिढ़ गई थी, बस इसीलिए। देखो मिनल, शायद तुम वो नहीं जानती जो हम जानते हैं। हमें शांति जी पर पूरा शक है और उसके लिए हम ठोस सबूत जल्दी जुटा लेंगे। शांति ताई मेरी बुआ है, मेरे पिताजी की बहन। 15 साल पहले उनके पति की मौत हो गई थी, तभी से हम उनके साथ रहते हैं क्योंकि वो अकेली हो गई थी। देखिए बुआ बहुत ही नाजुक तबीयत की है, कितनी तो बीमारी है उनको, ब्लड प्रेशर, शुगर और ना जाने क्या क्या। और आप लोग बार बार सवाल पूछकर उनको परेशान कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपकी बुआ माधुरी जी से लास्ट मिली थी, उसके बाद उनका कत्ल हुआ। तो क्या उन्होंने कत्ल किया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हम लोग एक परिवार की तरह रहते थे और रहते हैं। लेकिन एक बात फिट नहीं बैठ रही है। कौन सी बात? मिस्टर राजेश, आपकी बुआ और माधुरी जी बहुत अच्छे दोस्त थे और माधुरी जी आपकी बुआ के साथ सब कुछ शेयर करती थी, जैसे उन्होंने कौन से जेवर लिए, कहाँ से लिए, कहाँ रखती हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन माधुरी जी और उनके परिवार वालों को ये बात पता नहीं थी कि आपकी बुआ के सर पर 1.5 लाख का उधार है। जी, मैं मालूम है कि बुआ माधुरी ताई से पैसे उधार लेती थी। क्यों लेती थी? क्योंकि हम दोनों की कमाई में मुश्किल से घर चल पाता था और हम बुआ को कभी कभी पैसे दे पाते थे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें बार बार उनसे पैसे मांगने पड़ते थे? कभी 50, कभी 100। आखिर माजरा क्या है? इंस्पेक्टर साहब, सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सच में। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जी पूछिए। आपकी बुआ किसी को जानती है? आई मीन, इस शहर में किसी के टच में है? जी। कौन? हमारी एक बहुत दूर की रिश्तेदार है, सुलेखा जी। सुलेखा कामदार। बोलिए, क्या बात है? शांति जी मेरी दूर की रिश्तेदार है। 2 दिन पहले वो मेरे यहाँ आई थी, ये गहने और पैसे मुझे दे दिए, बोली संभाल कर रखना। शांति जी की पड़ोसन माधुरी जी, उनकी अच्छी दोस्त, आपको पता उनका कत्ल हुआ है? इसीलिए तो शांति जी बहुत डरी हुई थी। ये जेवर शांति जी के हैं? शांति जी ने यही तो कहा था मुझे। आपने बुलाया था इंस्पेक्टर साहब? ये जेवर पहचानती हैं आप? ये तो मेरे आई के गहने जो हमारे घर से चोरी हो गए थे। आपको कहां से मिले? तुम लोग ये गलत कर रहे हो, मैं कह देती हूँ। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। राजेश, मीना, तुम लोग समझाओ इनको। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मिनल, तुम समझाओ ना इनको। देखो, मैंने माधुरी को नहीं मारा। अरे माधुरी मेरी दोस्त थी, मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? मैं बीमार हूँ, समझाओ इन लोगों को। छोड़ो, नहीं मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। शांति जी,
सुलेखा कामदार के घर से सारे जेवर और पैसे बरामद किए। हम ये भी जानते हैं कि माधुरी जी का मर्डर क्यों हुआ और कैसे हुआ, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तुझे 50 क्या 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास देने के लिए। तुझे दाल चावल आटा शक्कर जो चाहिए वो बोल, मैं दे दूंगी। बोल क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे, और आज के बाद मैं तुमसे कुछ मांगूंगी भी नहीं। अरे तुम्हारे घर तक नहीं आऊंगी। वो एक इंसान थी जिससे मैं मदद मांग सकती थी, उसके अलावा मेरा कोई नहीं था। फिर भी उसने ना कह दिया। मुझे लगा मेरी बेइज्जती हुई थी। मुझे बहुत बहुत गुस्सा आया था उस पर। 4 दिनों तक मैंने उससे बात नहीं की। लेकिन कत्ल की दोपहर आप दोनों में सुलह हो गई थी, दोस्ती हुई थी पहले जैसी। वो हम दोनों की मजबूरी थी। हम दोनों के पास एक दूसरे के अलावा और कोई था ही नहीं जिससे कि हम बात कर सके, अपना दिल हल्का कर सके, यादें याद कर सके। इतनी अच्छी सहेली, बहन जैसी, आखिर क्यों मारा आपने उसे? मेरा कर्ज, 1.5 लाख का कर्ज, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। पैसे लौटाने का एक ही तरीका था मेरे पास, माधुरी। शिरीष के घर से मैं अपने घर नहीं गई, मैं माधुरी के घर लौटी। शांति, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम कल बात करते हैं। ठीक है, तू आराम कर, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। माधुरी ने कई बार मुझे अपने रखे हुए गहने दिखाए थे। मैं हमेशा सोचती थी औलाद नामुमकिन थी, लेकिन दौलत तो हासिल कर सकती थी। वो मेरी दोस्त जरूर थी, सबसे अच्छी दोस्त। हम सब कुछ एक दूसरे को बताते, बांटते, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क था। उसके पास वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था, और मेरे पास कुछ भी नहीं।
मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि शांति आंटी ऐसा कर सकती है। कितना जहर भरा था उनके दिल में, कभी पता ही नहीं चला कि शांति आंटी को आई से इतनी जलन थी। वर्षा, हम लोग शांता काकू को अपनी माँ जैसे समझते थे और हमें लगता था कि वो हमें अपने औलाद जैसे समझती है, लेकिन हमारा प्यार उतना मजबूत नहीं था कि उनके अंदर छुपे उस दर्द को पहचान पाता। देख वर्ष, जो होना था हो गया। अब ना तो हमारी आई वापस आएगी और शांता काकू जीते जी मर चुकी। शांति इस वक्त मुंबई के भायखला जेल के विमेंस सेल में कैद है। उस पर हत्या का चार्ज है। दरअसल शांति अपनी लाचारी, अपने दुर्भाग्य, अपनी जिल्लत की हत्या करना चाहती थी और उसे लगा कि माधुरी की सारी दौलत पाकर उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस केस का असली गुनहगार दरअसल तमाम समाज है, जो सीनियर सिटीजन्स की आहों की दस्तक सुन नहीं पाया है। उम्र ढलने से इंसान की जरूरतें तो नहीं ढलती, अरमान तो नहीं मिटते, तो फिर बुजुर्ग अपनी सारी इच्छाओं को दबाकर घुट घुट कर क्यों जिए? क्या सिर्फ यातायात में डिस्काउंट और इन्वेस्टमेंट्स में 2-4% ज्यादा इंटरेस्ट दे देने से फर्ज अदा हो जाता है? जरूरत है कि हमारे टैक्स के पैसों से इस देश के तमाम दादा दादियों और नाना नानियों के लिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम का निर्माण हो, जिससे उन्हें अपनी देखरेख के लिए कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। क्राइम पेट्रोल दस्तक सरकार, पॉलिसी मेकर्स और सभी नागरिकों से यह अपील करती है कि हमें देश में ऐसे कानून बनाने होंगे जो हमारे देश के हर सीनियर सिटीजन को सर उठाकर जीने का मौका दे। यह समस्या हम सबकी समस्या है, क्योंकि हम सब कतार में हैं। हम सबका नंबर आने वाला है। क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।